Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. These articles are going to help you in both prelims and mains and various other examination. तो आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article we are going to discuss is this here on the screen. Israel vows multi-phase response after Houthis missile strike on Ben Gurion Airport wounds 6. इस article में हमारे लिए जो सबसे important discussion के लिए point बनता है वो बनता है around Houthis and around Yemen. This is the important article here because you know that right now Israel-Palestine war is going on and उसके बीच में बहुत सारे ऐसे रिबेल ग्रुप्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे आर अगेंस्ट इजराइल, जिसकी वजह से फिर इजराइल भी उनके ऊपर रिटालिएट करता है. सो दिस वॉर हैज बीन गोइंग ऑन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट आज ये न्यूज़ में क्यों आया है, इसका कंसेप्ट क्या है कि जो हाउतीज हैं उन्होंने मिसाइल दागी है कहाँ पर, इजरायली एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को चोट भी आई है. तो ये एक तरीके से एक तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम मतलब क्या, जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका फेलियर देखने को मिला है. सेकेंड इज कि यमन एंड हाउतीज कैसे इससे रिलेटेड है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हाउतीज के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन है हाउतीज, तो दीज आर दी रिबेल ग्रुप. आपको कंफ्यूज ऐसे किया जा सकता है कि ये ऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप है यमन के, ये मिलिट्री है. नो, दिस इज जस्ट मियरली अ रिबेल ग्रुप, लेकिन दे हैव रोज इन पावर एंड दे आर वेरी सिग्निफिकेंट इन यमन राइट नाउ बिकॉज दे हैव इवन कैप्चर्ड, दे आर इवन रूलिंग द कैपिटल सिटी ऑफ यमन, दैट इज सना. वहां पर भी इन्हीं का ही रूल है एंड ये यमन के एक रिबेल ग्रुप है, ठीक है, राइट. तो यमन के बारे में अगर हम बात करें फ्रॉम मैप्स पर्सपेक्टिव, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यमन लोकेटेड कहाँ है. यमन अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्रीज हैं उनके साउथ में लोकेटेड है. यमन के नॉर्थ में है सऊदी अरेबिया, यमन के वेस्ट में है रेड सी, एंड यमन के अगर हम देखें साउथ में है गल्फ ऑफ एडन, एंड साथ में अगर हम ये देख सकते हैं, अगर हम इमेजिन कर सकते हैं तो अरेबियन सी लोकेटेड है, राइट. एंड टुवर्ड्स दी ईस्ट अगर हम बात करें तो वहां पर ओमान जो है इसके साथ बॉर्डर इसका मैच करता है. सो इफ इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप्स पर्सपेक्टिव, व्हेन यू विल ओपन योर एटलस एंड यू विल फाइंड, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ एडन है, बब अल मंदेब वहां पर स्ट्रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेड सी इंपॉर्टेंट है. रेड सी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज रेड सी कनेक्ट करता है डायरेक्टली टू यूरोप वाया सुएज कैनाल एंड इट रीचेज, जो रेड सी है और मेडिटेरेनियन सी है उसके बीच में जो एक हमें कैनाल, जो आर्टिफिशियल कैनाल है वो स्वेज कैनाल देखने को मिलती है. तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. तो जब भी बहुत बार ये हमें देखने को मिला है कि जब भी रेड सी में इजरायली जो शिप्स होती हैं उनके ऊपर जनरली अटैक किया जाता है हाउतीज रिबेल के थ्रू, बिकॉज दे आर अनॉयड फ्रॉम इजराइल, दे आर अनॉयड विद इजराइल बिकॉज इजराइल इज अटैकिंग द गाजा स्ट्रिप एंड अटैकिंग पैलेस्टीन. सो जो हाउती रिबेल्स हैं दे आर इन दी फेवर या ऑन द साइड ऑफ पैलेस्टीन. दे वांट पैलेस्टीन टू have their own land and to be recognized as independent country. So that is why they often attack. जब भी इजराइल और पैलेस्टीन या इजराइल अटैक करता है गाजा स्ट्रिप पे, तो इधर से रिटालिएशन आता है हाउती रिबेल से. तो ये आपके लिए यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपको पता चल गया है दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउतीज. डायरेक्टली बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाउतीज हैं वो कोई ऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप नहीं है. दिस इज अ रिबेल ग्रुप, आर्म्ड रिबेल ग्रुप है, राइट. एंड दे आर ऑक्यूपाइंग some portions of Yemen which is a country in Arabian Peninsula. उसका जो मैप है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड बब अल मंदेब जो स्ट्रेट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. This is Game is On. This talks about the grand opening of the Khelo India Youth Games 2025 in Patliputra Sports Complex in Patna, Bihar. So you must know that 7th जो edition है Khelo India Youth Games, it has been inaugurated now in Bihar, and इसका जो 6th edition है वो हुआ था तमिलनाडु में. तो कई बार ऐसे questions आपको different exams में देखने को मिल सकते हैं कि जो 7th Khelo India Youth Games है वो कहाँ पर organize हुए थे. But UPSC आपसे कैसे question पूछता है, वो ये पूछेगा कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं वो मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ आर दे इंप्रूविंग दी सॉफ्ट पावर, राइट. तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल हमें आगे देखने को मिलेगा, हम इस आर्टिकल को वहीं डिस्कस करते हैं. फॉर नाउ अगर हम फैक्ट वाइज देखें तो 7th जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो कहाँ अभी ऑर्गेनाइज किए गए हैं. दे हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन पटना, राइट.
आइए नेक्स्ट अपने आर्टिकल पर चलते हैं, इसी आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके इससे पहले एक और आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिस इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। यस, इलेक्शन कमीशन डेवलपिंग कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वोटर्स ऑफिशियल सेज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास लगभग 40 ऐसी ऐप्स है जो रनिंग ऐप्स यहाँ पर हम कह सकते हैं। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करना चाह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है कि जितने 40 ऐप्स डिफरेंट ऐप्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर हम ला सकें, ताकि जो वोटर्स हैं एंड दूसरे पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, सिविल सोसाइटी है, कोई भी है, उनको हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म यहाँ पर दे सके। ऐसा ना हो कि एक ऐप यहाँ पर अगर आपको कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स देखने तो आपको अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको ये देखना है कि कितने वोटर्स टर्नआउट हुए हैं इस बार इलेक्शंस में, फिर उसके लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़े। सो दैट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म सर्विस यहाँ पर ECI डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम रखा गया है ECI नेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो नेटवर्क जो बनाया गया है एप्लीकेशंस का, उसका नाम एक प्लेटफॉर्म का नाम है ECI नेट। हालांकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, बहुत ही जल्द ये डेवलप हो जाएगा। अभी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा ये, बिकॉज इसको अभी डेवलपमेंट फेज में ही रखा गया है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ECI नेट क्या है। ECI नेट क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफरेंट सर्विसेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, ताकि जो डिफरेंट, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको हेल्पलाइन ऐप है, वोटर टर्नआउट ऐप है, सी विजिल है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछता है UPSC या डिफरेंट स्टेट सर्विसेज आपसे पूछते हैं कि जैसे विजिल ऐप का नाम यहाँ पर देख लिया, तो विजिल ऐप क्या है, सी विजिल क्या है। तो विजिल के बारे में अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही एक ऐप है, जिसमें हम कभी भी, जैसे कोई वोटर है उसको कंप्लेन करना है कि उसको लग रहा है कि जो वायलेशन हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, एंड आप अपना आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाह रहे, आप इन पर्सन जाके कहीं कंप्लेन नहीं करना चाह रहे, सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड यू कैन फाइल अ रजिस्टर्ड कंप्लेन ऑन सी विजिल ऐप। एंड उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कहाँ कमी आ रही है, फॉलो करने में वायलेशन कहाँ हो रहा है, राइट। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे सुविधा है, सुविधा 2.0। तो सुविधा में अगर कोई भी जैसे आपको करना है, कैंपेन करना है, इलेक्शन कैंपेन, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड परमिशन के लिए एक फॉर्मेट दिया जाता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आप यहाँ से आराम से सुविधाजनक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे याद करने के लिए। तो ESMS है यहाँ पर, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम है, सीज करना किसी भी आइटम को, कि जैसे इलेक्शन, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी चल रहा है, उसके समय पर बहुत सारे फ्रीबीज बांटे जाते हैं, एक वास्ट अमाउंट ऑफ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, या फिर लिकर है, तो ऐसे, या फिर हम बात कर सकते हैं मेटल्स की बात कर सकते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उसके फॉर्म में कैश का इधर उधर फ्लो हो रहा है, अमाउंट एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट का इधर उधर यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो देखने को मिलता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ड्यूरिंग। तो उस समय पर जो सीज करी गई है प्रॉपर्टीज या सीज करी गई है आइटम्स, उनका एक डिजिटल डाटा इस ऐप पे आपको देखने को मिल सकता है कि इस समय पर ECI ने कैसे कैसे यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं। सक्षम है, सक्षम इज स्पेशली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, कि जब भी आपको देखने को मिलेगा कि जो ये हमारी डिजिटल एप्स हैं, दे आर नॉट जनरली जो फिजिकली इम्पेयर्ड है, फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती हैं। तो दिस ऐप जो यहाँ पर आपको सक्षम ऐप देखने को मिल रही है, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देना, जो भी यहाँ पर जो वोटर फैसिलिटीज़ हैं, डिजिटलाइज्ड जो वोटर फैसिलिटीज़ हैं, वो उनको यहाँ पर सक्षम तरीके से प्रोवाइड करती है ये ऐप। सो दैट इज़ वाई वी कैन से एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी ऐप है, 40 ऐप्स है, सभी को डिस्कस एक जगह नहीं कर सकते, लेकिन इस आर्टिकल में जितनी भी ऐप्स आपको दिखाई गई हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट। तो ये ऐप्स एक समय पर जाके आपको ECI नेट के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर इसको डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बोला भी गया है कि बहुत बार ये जो अपोजिशन है बहुत बार एलिगेशन लगाती है कि जो आपके वोटर रोल मैनिपुलेशन हुआ है, डुप्लीकेशन हो रहा है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, तो उसको सब यहाँ पर खत्म करने के लिए, वो सारे जो डाउट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ये हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ।
Now here, rise of sporting culture will boost India's soft power. So I was discussing soft power with you, and बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये soft power यूज कर सकते हो. Soft power क्या होती है कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को विद अदर कंट्रीज, चाहे वो मल्टीलेटरल रिलेशन हो, चाहे वो बायलेटरल रिलेशन हो, चाहे वो अपनी ही एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो. तो जब भी आप किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स, with the help of culture, with the help of heritage, या with the help of people to people tie, with the help of history, तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर. मतलब क्या है, आपने किसी कंट्री के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी है, आपने किसी कंट्री के साथ वॉर नहीं किया है, बैटल नहीं लड़ी है, कि कोई भी जो आपका, आप कह सकते हैं कोई भी आपकी जो पीपल टू पीपल टाई है उसको मैनेज करने के लिए, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए, तो आप किसका यूज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर का यूज कर रहे हैं. एंड यहाँ पर यही कहना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनको हम कैसे मान सकते हैं कि दे कैन बूस्ट इंडियाज सॉफ्ट पावर इंटरनेशनल लेवल्स पर. ठीक है, साथ में जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इनका 2019 से पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स. तो इसमें सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे. 2019 के बाद इसका नाम चेंज करके कर दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स. ठीक है, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं अंडर द इनिशिएटिव ऑफ खेलो इंडिया इनिशिएटिव, ताकि उसमें जो स्पोर्ट्स कल्चर है यूथ के अंदर उसको हम क्या कर सके, बढ़ावा दे सके. तो इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स प्लस स्कूल स्टूडेंट्स दोनों ही अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जब इसका नाम यूथ कर दिया, इससे पहले स्कूल था तो उसमें सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते थे. राइट, अब यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि हम इस चीज़ में इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि 2036 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, वी आर प्लानिंग कि वो इंडिया में कंडक्ट कराए जाएं, इंडिया में ऑर्गेनाइज कराए जाएं. उसके लिए एक हमें एम्पल जो अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स जो इन्वायरमेंट है वो बिल्डअप करना पड़ेगा. एंड उसी के अंदर हम खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डिफरेंट गेम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हैं. साथ में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो भी खेलो इंडिया जो इनिशिएटिव है उसी के अंडर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं. तो ये यहाँ पर यही चीज दर्शाता है कि इंडिया का जो एनवायरनमेंट है दैट इज नॉट मियरली टू बूस्ट द स्टूडियस एस्पेक्ट. सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जो खेल में जाना चाहते हैं, जो ओलंपिक्स तक जाना चाहते हैं, तो उनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा सके, ये प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड करवाए जा सके ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल सके. सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमने इसको डिस्कस कर ही लिया था कि इसका जो एडिशन है अभी जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था दैट इज 7th एडिशन, और बिहार में कंडक्ट कराया गया है, बिहार स्टेट में. ठीक है जी, ओके. नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है दैट इज जीनोम एडिटेड सीड्स टू मार्क बिगिनिंग ऑफ सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ये आपको यहाँ पर कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा. जीनोम एडिटिंग क्या होती है सीड्स में. जो सीड्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें डीएनए होता है. डीएनए का जो बेस पेयर है उसको हम ऑल्टर करते हैं, उसके जो तार जुड़े होते हैं. मतलब मैं बहुत ही नॉर्मल एक लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रही हूँ कि मान लो जो बेस पेयर्स हैं डीएनए का, जो यहाँ पर आपको सर्कल देखने, जो आपको स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऐसे होता है डीएनए, राइट, ऐसे होता है. तो ये जो बंधा हुआ है, ये जो आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर होते हैं बेस पेयर्स. ठीक है, यहाँ पर होते हैं बेस पेयर्स, राइट. तो ये जो आपस में कनेक्टेड है, इनको एडिट करके यहाँ पर हम कुछ और ऐड कर दें, यहाँ पर हम एडिट करके कुछ और नया दूसरा बेस के साथ इसको कनेक्ट कर दें, जो बॉन्डिंग है वो दूसरे बेस पेयर के साथ करा दे. तो इससे क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सेल की वो बदल जाती है. एंड उसकी वजह से जो प्लांट है, या इन ह्यूमंस ऑल्सो वी कैन सी जीनोम एडिटिंग, राइट. लेकिन ह्यूमंस में ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है कि ये करा जाना चाहिए, ये नहीं करा जाना चाहिए, इट इज़ अगेंस्ट नेचर. लेकिन प्लांट्स में हम ये कर पा रहे हैं, हम कर भी रहे हैं. ये इसका मतलब क्या है कि हम उसमें कोई ना कोई एडिटिंग ऐसी करते हैं, जीनोम एडिटिंग करते हैं. एडिटिंग में आप क्या कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं, और जो उसका बेस, जो नॉर्मल एक बेस है, उसको भी आप इधर उधर जोड़ तोड़ करके उसको चेंज कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, राइट. तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है उसने 2 ऐसी नई जो वेराइटीज हैं राइस की वो डेवलप करी हैं, जो हेल्प करेंगे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए भी, जो हेल्प करेंगे प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने के लिए, राइट. तो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं वेराइटीज का जो नाम दिया गया है दैट इज कमला, एंड नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज पूसा, DST,
राइस 1, ये यहाँ पर 2 वेराइटीज हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है बहुत ही जल्दी। इनको देखो लेबोरेटरी लेवल पर तो इनको कल्टीवेट किया जा चुका है, उसके बाद यहाँ पर ब्रीड करवाया जाएगा, फिर उनके मल्टीप्लाई कराई जाएंगे सीड्स एंड फिर वो फार्मर्स को बांटे जाएंगे। एंड दिस इज सेड कि ये साथ में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकते हुए सस्टेनेबिलिटी कंजर्वेशन को इंप्रूव करते करते यील्ड को भी इंप्रूव कर रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। यहाँ पर आपको साइड में एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है, क्लास 7th की जो फिजिकल एजुकेशन की एक बुक लगाई गई है। अभी एनसीईआरटीज में मेजर चेंजेस करे गए हैं, एनसीईआरटीज के नाम से लेके एनसीईआरटीज की बुक में सिलेबस में भी मेजर चेंजेस हुए हैं। तो जो नई यहाँ पर एनसीईआरटीज आपको देखने को मिलेंगी उसमें क्या चेंजेस हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको कई सारे नाम देखने को मिलेंगे और उस बुक का नाम भी खेल यात्रा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यहाँ पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई ये गेम्स हैं, इनको कैसे खेला जाता है, इनके रूल्स क्या है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू इज कि जैसे कि आपसे यहाँ पर बोलेंगे गिधड़ा गुडका वन या हॉक एंड चिकन्स अट्या पट्या एंड डपो न्यायर का सुनम, तो ये आपको रिसेंटली न्यूज में देखने को मिले हैं और ये क्या है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल लोकल गेम्स हैं जो बच्चे लोकली खेलते हैं, सिर्फ इतना ही। तो एक बार ये आर्टिकल में आपको देखना है कौन कौन से यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे कभी पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्टली चाहे एक नाम भी आप इसमें याद कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये खेल के नाम है। एंड दीज आर दी न्यू गेम्स विच हैव बीन इंक्लूडेड, लोकल गेम्स हैं जो आपके एनसीईआरटीज में आप इंक्लूड कर लिए हैं। एंड यू नो दैट for any exam NCERTs are must, ठीक है। this complete book is not important, but ऐसे cultural perspective से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे local songs हैं, local paintings हैं, local dance है, local music है, वो सब आपसे पूछा जाता है। तो ये भी local games भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बस इनका नाम देख लेना कि ये क्या है। ये बस गेम्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज यू आर गुड टू गो, राइट। नेक्स्ट, अब अगर हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे कहूं तो गलत नहीं होगी ये बात। तो फ्रॉम प्लोस टू पैनल्स कल्टिवेटिंग अ सोलर पावर्ड फ्यूचर फॉर फार्मर्स, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू एग्री फोटोवोल्टेक्स। यहाँ पर ये वर्ड आपको देखने को मिला होगा, दिस इज एग्री फोटोवोल्टेक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रोइंग प्लस प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी। मतलब आप सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते करते साथ में जो प्रोडक्शन है, जो फार्म प्रोडक्शन है, वो भी कर सकते हैं, राइट। ये एक मेजर एस्पेक्ट है। पहली बात तो आपसे यही पूछा जा सकता है एग्री फोटोवोल्टेक्स क्या है। इसमें पूछेंगे कि जो ग्रीन हाउस है उसको हम सोलर पावर से पावर देंगे एंड उसकी वजह से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, सोलर पावर का यूज करेंगे, सोलर पंप्स का यूज करेंगे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े। नो, दिस इज सिंपली, आप इसको ये समझ सकते हैं कि ऊपर जैसे यहाँ पर आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, देखो ये जो फोटो आपको देखने को मिल रही है कि ऊपर आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं एंड नीचे आप जो फसल है वो आप उगा रहे हैं। डेफिनेटली इसमें एक चेंज जरूर है कि जो यहाँ पर आप प्लांट्स उगाएंगे वो वही प्लांट्स उग सकते हैं जिनको कम सनलाइट की जरूरत है, मतलब जिनको सनलाइट ज्यादा नहीं चाहिए वही प्लांट्स यहाँ पर उग सकते हैं। लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स डबलिंग द फार्मर्स इनकम। जब आप अशोक दलवाई कमेटी जैसी बात करते हैं, आप बात करते हैं कि वी वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम, जो कि अभी बहुत ही मीएगर है, बिकॉज एक तो क्लाइमेट चेंज का जो प्रेशर आता है, कब फेमाइन है, कब ड्रॉट है, कब फ्लड्स हैं, पता ही नहीं चलता है। फार्मर्स को यही नहीं पता है कि अब की बार जो प्रोडक्टिविटी आने वाली है उससे हमें कितना मुनाफा होने वाला है, फसल बिकेगी नहीं बिकेगी, एंड बिकेगी तो सिर्फ एमएसपी रेट पर बिकेगी या मार्केट प्राइसेस पर बिकेगी। सो ऑल दिस जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिया जा सकता है बाय गवर्नमेंट, या फिर आप ये कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सोलर पैनल्स हैं ये क्या करेंगे, सरकार रेंट पर लेगी किसान से ये जमीन, एंड जो ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं इसका मंथली रेंट पे किया जाएगा फार्मर्स को। साथ में जो यहाँ पर ये प्लांट्स हैं इसके ऊपर भी पूरा हक किसका होगा, फार्मर का ही होगा, एंड उनको ऐसे प्रमोशन भी किया जाएगा, ऐसे सीड्स भी बांटे जाएंगे जिससे उनके प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर भी ज्यादा नुकसान ना हो। सो दिस इज द एंटायर आइडिया रिलेटेड टू दिस। आई एम रियली सॉरी।
दिस इज द इंटायर आइडिया बिहाइंड दिस एग्री फोटोवोल्टिक्स। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1981 में जर्मन साइंटिस्ट हैं एडोल्फ बर्जर एंड आर्मिन जेटस्ट्रॉव, तो उन्होंने एक फाउंडेशनल पेपर डाला था जिसमें हम ये कर सकते हैं। तो इन्होंने प्रपोज किया था कि जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनको 2 मीटर की हाइट पर हम रख सकते हैं एंड जिसके नीचे हम प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा एक तो लैंड यूज एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। आपसे यही पूछ सकते हैं मेंस में कि आप एक तो देखो ये पूछ सकते हैं कि फार्मर्स की इनकम को डबल कैसे कैसे किया जा सकता है। तो आप जब इसको क्लब करेंगे साथ में, बिकॉज GS3 में ही आपकी आती है एग्रीकल्चर, GS3 में ही आपसे पूछा जाता है अबाउट इकोनॉमी, GS3 में ही पूछा जाता है अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों का मिक्सचर करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इकोनॉमी में आप ये लिख सकते हैं कि जब फार्मर्स की आप फार्मर्स की इनकम बढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्या हेल्प मिलेगी कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, जिसकी वजह से GDP भी बढ़ने वाला है, एग्रीकल्चरल GDP भी यहाँ पे बढ़ेगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू कैन ऐड ऑन कि जब हम जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उनको 2 मीटर अबव लगाएंगे तो एक काइंड ऑफ ये मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी हम क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी हम यही करते हैं कि जो आपकी फार्मर की इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन पे नहीं ध्यान देना है, आपको दूसरे भी साइड इनकम सोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, राइट। देन दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि हालांकि जैसे इंडिया में कुछ फार्मर्स हैं उन्होंने ये ट्राई करके देखा है और उनकी इनकम मैनीफोल्ड बढ़ी है, ठीक है। जब एक समय पर हम कह सकते हैं 1 हेक्टेयर से 1 एकड़ से उनको लगभग 40,000 जहां पर बन रहे थे, तो उन्होंने जब इसको यूज किया एंड स्पेसिफिक क्रॉप्स को उगाया तो उनकी जो इनकम है वो 1.5 लाख पर एकड़ भी हुई पर ईयर, राइट। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या है, दूसरी कंट्रीज के जैसे स्टैंडर्ड्स नहीं है, हम सीख सकते हैं जापान से और जर्मनी से भी। यहाँ पर आपको वो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि जैसे जापान में क्या है कि एक हाइट है वो 2 मीटर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम क्रॉप यील्ड लॉस है वो 20% का ही हो सकता है। मतलब क्या है कि इससे पहले मान लो आप 100 किलो को चीज उगा रहे थे, तो इसके बाद अब आप 80 किलो तो उगनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सोलर एनर्जी इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल जीरो कर दें या 10% 20% रह जाए। जो मैक्सिमम लॉस होना चाहिए यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता है, 20% ही हो सकता है, राइट। दूसरा जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर बोला गया है कि 66% ऑफ द लैंड विल रिमेन अंडर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, जो भी यहाँ पर फार्मर्स करते हैं उसी के अंडर यहाँ पर रहने वाली है एंड जो एरेबल लैंड है वो सिर्फ 15% ही आप उसको दे सकते हो, राइट। उसके अलावा आप यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इंडिया यहाँ से जो अपना नेशनल एक गाइडलाइन, नेशनल जो एक फ्रेमवर्क बनाना चाहे अगर एग्री फोटोवोल्टिक्स पर, तो इन कंट्री से एग्जाम्पल ले सकता है। फिर साथ में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसकी हेल्प से क्या होगा, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, जैसे हम बोलते हैं स्मॉल लैंड होल्डर्स 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम की जिसके पास जमीन होती है उनको हम स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनमें इंक्लूड करते हैं। 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन जिनके पास होती है तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं इस टाइप के एक इनिशिएटिव के साथ। देन उसके बाद इसमें बोला गया है, लेकिन इसमें हेल्प लगेगी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। जैसे हमारा यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल सकता है, राइट, जैसे कि नाबार्ड से हमें सपोर्ट मिल सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर हमें वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट हम ले सकते हैं। तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि पता है इसमें दिक्कत क्या आने वाली है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो पर हेक्टेयर अगर हम बात करें पर एकड़, वो लगभग पड़ती है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में, राइट। तो किसी भी स्मॉल फार्मर के लिए इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट खुद से तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अगर उनके पास अमाउंट है तो दे विल नॉट बी कॉल्ड एज अ स्मॉल फार्मर्स, राइट। तो इसमें अब क्या है, गवर्नमेंट को ही हेल्प करना पड़ेगा। इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लगभग 50 से 60% डेफिनेटली उनको ही हेल्प करना पड़ेगा। साथ में जो आप लोन देंगे उनको, उसका जो बेनिफिट है वो जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो फिलहाल सिचुएशन है, जैसे कुसुम जो आपकी स्कीम है PM कुसुम है, उसमें क्या है, सोलर पंप्स जो ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स फार्मर्स को दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो अब जो ग्रिड को अपनी बिजली बेच सकते हैं जितनी भी यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, राइट। लेकिन उसका क्या है, उसका जो रेट उनको मिलता है वो बहुत ही मिनिमल है एंड जिसकी वजह से उनका जो रिटर्न रेट है कि अगर आप ये कहें कि इक्वल, जब उन्होंने जितना इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न उसको लेने में, उसको बराबर लाने में 15 साल तक लग जाएंगे। तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि जो टैरिफ्स हैं उनको बढ़ा के किया जाना चाहिए, लगभग 4.5 अगर करे तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकता है। यू कैन से कि 4 साल में 5 साल में रिकवरी अगर हो जाए तो वो विन विन सिचुएशन है फार्मर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी ये अपने जो इनके नेशनली डिटरमाइंड जो आपके कंट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करने वाला है, क्योंकि सोलर एनर्जी ऐसे बढ़ने वाली है, प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। एंड जो स्टेट्स डिस्कॉम्स हैं उनके ऊपर भी, जो ग्रिड्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर अभी कम हो जाएगा इसकी हेल्प से। लेकिन येस डेफिनेटली इसमें हमारे 2 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला पिलर तो यहाँ पर बोला गया है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंसेंटिव देना है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ही ये हमें फंक्शन करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी सरकार को कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव, तभी वो यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करने आएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट इन्वेस्ट। एंड अ रोबस्ट फार्मर सेंट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो हमने फ्रेमवर्क की बात करी है कि ऐसा ना हो कि आपने एंटायर, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंटर करेंगे दे वुड वांट मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन फार्मर्स की जो इनकम है, पर्सनल जो इनकम है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज ना करे एंड उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, यील्ड है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। उसके लिए यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा जो फ्रेमवर्क, जो गाइडलाइन बनाई जाए वो फार्मर सेंट्रिक होनी चाहिए, वो कैपिटलिस्ट सेंट्रिक ना हो, वो कॉर्पोरेट सेंट्रिक ना हो, वो फार्मर के हित में ही हो, ताकि हमारा जो मेन गोल है, सबसे पहला गोल तो इसमें यही हमें देखने को मिल रहा है कि हम सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, एक तो वो अचीव हो जाए, साथ में हम अपने फार्मर्स की भी जो इनकम है उसको डबल कर सके, ताकि उनका जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनके अनसर्टेनिटीज आती हैं उनके प्रोडक्शन में, यील्ड में, उसके साथ भी वो टाइमली डील कर सके एंड वो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज कर सके एंड दे कैन बिकम पार्ट ऑफ कंज्यूमर बेस। जो हम कंज्यूमर बेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कंज्यूमर बेस जब बढ़ता है डेफिनेटली जो दूसरा सेक्टर है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, वो भी बूम करेगा। सो ऑल दीज सेक्टर्स आर इंटररिलेटेड, बट फॉर यू दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो दोनों ही केसेस में आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। डू गिव दिस आर्टिकल अ रीड बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट? यू हैव सीन द वीडियो, नाउ go and read this article, very very important to develop your own perspective, develop your own analysis, right? So like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.